होगा तो बच्चों प्लीज ध्यान देना, डिप्रिसिएशन टॉपिक हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाया था, याद आ रहा है कुछ? और एक क्वेश्चन आप लोगों को अभी ट्राई करने के लिए दिया था। क्या था बेटा क्वेश्चन का डेटा बताओ जरा। डेटा, हाँ बोलो बेटा। डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, बोलो बेटा। कॉस्ट कितनी थी? 15 लाख। कॉस्ट कैसे आया? 10 लाख का मशीन, 1 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन, और 3 लाख रुपीस क्या था? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो टोटल कॉस्ट हो गया 15 लाख। बोलो बेटा रेट कितना दिया है डिप्रिसिएशन का? 10। मेथड कौन सी दी है मुन्ना यहाँ पे? ओके, हाँ। और उसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 3 लाख। इसका कोई काम है क्या? नो, कोई काम नहीं है, क्योंकि रेट दिया है तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, राइट। और उसके बाद आप लोगों को पूछा गया था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। और क्या पूछा था मुन्ना? डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ और मशीनरी अकाउंट, ये 3 चीजें पूछी थी, राइट। आ जाओ, ध्यान देना। ये आपने कुछ ऐसे सॉल्व किया होगा। सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना लिया होगा। कॉस्ट कितना है? 15 लाख। बोलो डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 10% कितना आया? 1,50,000। बोलो बचा कितना? 13,50,000। ये क्या आया? WDV स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर के बाद फिर से आपने निकाला होगा डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर 1,35,000। बोलो बचा कितना? 12 लाख। ये क्या आया? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर। फिर आपने 10% निकाला होगा 121,500। बोलो बचा कितना? ओके। फिर बोलो बचा कितना? 984। फिर फिफ्थ ईयर का डिप्रिसिएशन निकाला होगा। 4 साल ही बोला है। ओके, ये था आपका ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, राइट। डिप्रिसिएशन आप लोगों को पूछा हुआ था, और ये चारों साल के आपको क्या बनाने थे? अकाउंट। आ जाओ, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने है, बस फॉर्मेट में लिखना है। पहले कौन सा अकाउंट बना लू? मशीन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद बोलो बेटा डिप्रिसिएशन अकाउंट, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। यही 3 अकाउंट बोले ना। असेट की डेट नहीं दिया है कब परचेस किया है, तो हम लोग डेट यहां पे नहीं लिखेंगे। चलो बताओ, ये असेट हमने परचेस किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना लिख दू बेटा? 15 लाख रुपए, राइट। फर्स्ट ईयर के एंडिंग का डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। किसी ने डिप्रिसिएशन टू असेट तो नहीं लिखा ना, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोला है फर्स्ट ईयर का 1,50,000। दूसरा इफेक्ट प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,50,000। चलो बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करो। पीएनएल में कर दूं क्या ट्रांसफर? ये फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। ये बैलेंस कैरीड डाउन कितना? 1,50,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो कितना आया? 1,50,000। सेकेंड ईयर का ले बेटा, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था? 1,35,000। यस और नो? ये वर्किंग नोट हमने क्यों बनाई? फॉर डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना था इसके लिए। यस और नो? आ जाओ। असेट हर बार कौन से वैल्यू पे दिखेगी? यहां पे ग्रॉस वैल्यू पे, राइट। आ जाओ, डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 1,35,000।
प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,35,000 ट्रांसफर करो बेटा बाय P&L 1,35,000 खत्म हो गया है। यहां पे बोलो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचा 2,85,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन। अच्छा ये टोटल कर पाओगे ना आप कि मैं टोटल करके दूं 2,85,000 फिर से बाय डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर 1,21,500 ट्रांसफर करो P&L में 121,500 121,500 यस और नो बैलेंस बोलो बेटा कैरी इट डाउन टोटल बता 4,06,000 और ये नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,06,500 यस और नो। उसके बाद फिर अगले साल टू डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन 1,09,350 बोलो बेटा बाय डिप्रिसिएशन 1,09,350 ये ट्रांसफर कर दो P&L में बाय P&L 1,09,350 इधर में बैलेंस कैरिड डाउन कितना है बेटा 51 एल खत्म। और ये असेट का हर साल बैलेंस कितना दिखेगा इतना ही 15 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख यस और नो कुछ था इसके अंदर में आया सभी को समझ में इजी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था राइट प्रोविजन बनाया था बस वहां पे 2 साल की अकाउंटिंग थी यहाँ पे 4 साल की उतना ही फर्क है पक्की बात सब लोग साथ में डन। चलो आगे बढ़े क्या हम लोग आ जाओ आज हम लोग हमारे जीवन की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे तेज करेंगे थोड़ी सी और जहां नहीं समझ में आया प्लीज वहां पे आपने पूछना है आ जाओ। चल अब लिखो बेटा टोटल कितनी मेथड हो गई थी सब लोग मुझे एक साथ बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया था WD हो गया था SYD हो गया लिखो अब उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट मेथड 3 हो गई थी ना प्रोडक्शन यूनिट मेथड फोर्थ मेथड सीखेंगे सब लोग प्रोडक्शन यूनिट मेथड 11 जून से 20 जून के बीच में आपकी नोट्स बन जाएगी ऑलरेडी आपको बोला हुआ था 20 जून को आपको नोट्स पूरी मिल जाएगी। अभी हाल फिलहाल में CS एग्जीक्यूटिव की नोट्स कल रात तक खत्म होगी उसके बाद 11 ऑफ जून से आप लोगों की नोट्स हाथ में ले रहा हूँ पुरानी नोट्स सब रेडी है पुरानी नोट्स आपको अच्छा मैंने एक नोट्स आपके ग्रुप पे भेजी है कल नहीं भेजी रात को 11 से 2 अभी फाउंडेशन का अकाउंट्स चल रहा है रात में 11 से सुबह के 2 बजे तक कल पहला दिन था मेरे ख्याल से लिंक आप लोगों को ग्रुप पे दिया था मैंने आप लोगों के ग्रुप पे नहीं था लिंक हो ही नहीं सकता आज रात को 11 बजे आ जाना मीन्स लाइव देख लेना ठीक है रिवीजन चल रहा है हाँ रात को देखो ना मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपके ग्रुप पे रात में 11 से 2 आने वाले 5 दिन तक रहेगा 15 से 18 घंटे ठीक है 2 बजे तक नहीं लेता हूँ बच्चे सो जाते हैं 1:30 पौने 2 तक रहता है वो ठीक है 2 से 2.5 घंटे समझो आने वाले 5-6 दिन तक आप आकर के अटेंड कर सकते हो क्यों क्योंकि आप लोगों का सभी का बेसिक्स हो गया है आप लोगों को डेबिट क्रेडिट का मतलब पता है आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करना आती है तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं सारे बच्चे आप लोग देख सकते हो राइट तो 11 बजे रहेगा अगेन रात को मैं लिंक ग्रुप पे भेज दूंगा आई थॉट मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है लिंक नहीं मिला आपको ठीक है आ जाओ। तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड बेसिकली ये मेथड क्या करती है प्लीज ध्यान से सुना बेटा ये उस टाइप के एसेट के लिए किस टाइप के उस टाइप के एसेट के लिए इंपॉर्टेंट है
जो एसेट की यूजफुल लाइफ हम लोग यूनिट्स में मेजर करते हैं, किसमें? यूनिट में। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, वो मशीन की यूजफुल लाइफ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मशीन की यूजफुल लाइफ 10 साल है। मान लो जिस सप्लायर से आपने वो मशीन बाय किया, उस सप्लायर ने बोला कि ये मशीन इसके जीवन काल में 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाली है। कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगी? 10 लाख यूनिट। वो 10 लाख यूनिट आप 1 साल में बनाओ, 5 साल में बनाओ, कि 10 साल में बनाओ, कि 50 साल में बनाओ, जिस दिन 10 लाख यूनिट टोटल प्रोड्यूस हो गए इस मशीन के जरिए, तो ऐसा समझना इस मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म हो गई। तो यहाँ पे यूजफुल लाइफ समय में है कि यूनिट्स में है? तो सिंपल, यस और नो। तो इस टाइप के असेट के लिए कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी है? प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। सिंपल। देखो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। एक मशीनरी है, मशीन परचेस्ड, दादी लिखो ना फिर, ऐसे बच्चे रे। मशीन परचेज में साथ साथ लिखते जाओ। वर्थ रुपीज 5 लाख, ठीक है। एक मशीन है जो मैंने 5 लाख रुपए का परचेज किया है, राइट। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ दैट मशीन रुपीज 1 लाख। टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यहां पे लिख देता हूं 40,000। मतलब वो मशीन उसके जीवन काल में कितने यूनिट बनाएगी बेटा? 40,000 यूनिट, राइट। और नीचे आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन शेड्यूल। मशीन का प्रोडक्शन शेड्यूल आपको दिया हुआ है। ईयर 1 2 3 4, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ईयर 1 में उसने बनाए 5,000 यूनिट, ईयर 2 में बनाए 20,000 यूनिट्स, ईयर 3 में बनाए 10,000 यूनिट, ईयर 4 में कितने बनाए होंगे बताओ? वेरी गुड, 5,000। टोटल कितने हो गए? 40,000 यूनिट। आप लोगों को निकालना है डिप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 2 3 4। खत्म। कैसा था क्वेश्चन? कोई भी बच्चा इसका जवाब दे सकता है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। एक सेकंड ध्यान देना। अब जो मैं ब्लू कलर के पेन से लिख रहा हूं, आपकी इच्छा हो तो साइड में रफ वर्क में लिख लेना, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब सर नहीं लिखना है, आपकी इच्छा। ब्लू कलर के पेन से जो लिख रहा हूं, बताओ ये असेट के लिए कॉस्ट कितनी लगी? 5 लाख। असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद वापस कितने आ जाएंगे? 1 लाख। तो नेट कॉस्ट कितना लग रहा है? 4 लाख, बोलो ना। और ये 4 लाख पैदा करेगी। 4 लाख में 40,000, देयर फोर एक यूनिट का कितना? 10 रुपए। 4 लाख रुपए में 40,000 आम, एक आम कितने का? तीसरी कक्षा में ऐसे सवाल आते थे ना, 10 आम 20 रुपए के, तो एक आम 2 रुपए का। ये सुनो, 4 लाख रुपए में बना रही बेटा ये 40,000, तो देयर फोर एक यूनिट कितने का? 10 रुपए का। अब बताओ पहले साल में कितने यूनिट बनाए हैं? 5,000 इंटू 10, तो बोलो कितने की मशीन खर्चा हो गई, यूज हो गई, एक्सपायर हो गई, कंज्यूम हो गई, छोड़ो ना, डेप्रिसिएट हो गई? 50,000। एक यूनिट का 10 ना। दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में कुछ था क्या? आ गया आंसर, खत्म हो गया। बट सर पेपर में ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम लोग, इसलिए तो मैंने बोला ब्लू कलर के पेन से जो लिख रहा हूँ ये रफ वर्क है। प्रॉपरली प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, आपको लॉजिक समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, इतने को इतना तो इतने को कितना,
4 लाख रुपए में 40,000 यूनिट्स, तो 1 यूनिट कितने का? 10 का। सिंपल ना। मतलब 1 यूनिट जब वो मशीन बनाती है तो कितने की घिसाई हो जाती है? 10 रुपए की। वो मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। वो मशीन 4 लाख में टोटल कितने यूनिट बना सकती है? 40,000। तो 1 यूनिट बनाए मतलब कितने रुपए का मशीन घिस गया? 10 रुपए का। तो 5,000 यूनिट बनाए तो कितने का मशीन घिसा? 50,000। बात समझ में आया? पक्का? तो बच्चों को नहीं समझा अब ध्यान देना। आ जाओ, आंसर लिख रहा हूं ब्लैक कलर के पेन से। देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। आंसर का हेडिंग होना बहुत जरूरी है, एग्जाम में ध्यान रखना। विदाउट हेड सोचो आपका शरीर कैसे दिखेगा, तो वैसे ही विदाउट हेडिंग आंसर उतना ही भद्दा लगता है। तो आंसर का प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, नंबर आपको आसानी से मिलते हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, क्या निकाल रहे हैं भगवान जाने। ऊपर लिखा तो करो कम से कम, क्या निकाल रहे हो तो लिखना जरूरी है, हेडिंग होना जरूरी है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, फिर उसके बाद लिखो मेथड कौन सी यूज करोगे आप यहां पे? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला इस मेथड में क्या है? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल। सब लोग साथ में है क्या? बड़े आगे। यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। डन? लिखा सभी ने? चलो देखो ध्यान देना बेटा, बोलो कॉस्ट कितना है एसेट का? 5 लाख। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1 लाख। डिप्रिसिएशन कौन से साल का निकाल रहा हूं पहले में? पहले साल का। अपॉन टोटल यूनिट कितने हैं? 40,000 इंटू फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल रहे तो बताओ फर्स्ट ईयर में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 5,000। तो इंटू 5,000। अब समझ में आया ब्रैकेट में क्या लिखा था? जिस साल का डिप्रिसिएशन आप निकाल रहे हो उस साल कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, दैट मींस यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बोलो बेटा अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आया? वेरी गुड, थोड़ी देर पहले हमने इतना ही निकाला था क्या? वैसे ही सेकेंड ईयर का। अब वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं ना। 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय, हेलो 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 हेलो, डन?
मल्टीप्लाइड बाय दूसरे साल में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए बच्चों? 20,000। बोलो कितने आए? तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन आ गया 2 लाख रुपए। थर्ड ईयर फिर से 5 लाख माइनस 1 लाख एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट कितने हैं 40,000 इंटू यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द थर्ड ईयर 10,000। बोलो आंसर कितना आया? 1 लाख। कुछ था रे इसके अंदर में, फालतू मेथड एकदम। उसके बाद 5 लाख क्या कोई फॉर्मूला लिख लो ना। डन, लिख लिया सभी ने? क्या समझा आपको इससे? कुछ नहीं, एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत कम है, तो फिर लिया क्यों सिलेबस में? इसके लिए बहुत इजी है। जनरली इजी चीजें क्वेश्चन में आने के चांसेस कम रहते हैं। समझ में आया कि हमने लास्ट में क्यों रखा था इसको? उसके बाद अगली मेथड है डिप्लेशन, उसके बाद मशीन आवर। बट एक बात बताओ, ये तीनों मेथड बिल्कुल सेम है। भैया पहले जो सो रहा है ना लड़का, इसको एक कप चाय दे दो, मुंह पे फेंक के मारो इसके। यश के रात में जागरण था क्या? हाँ, लिंक मैंने तो लिंक सेंड नहीं की थी ग्रुप पे, फिर कौन सी लिंक देख रहा था तू? लिखो टेलीग्राम। फोन हैंग हो जाते हैं हाँ, देखा मत करो सब उल्टा सीधा कुछ। फोन खराब हो जाता बोला? तबियत खराब होती वो अलग, फिर दिन में नींद आती, एनर्जी लूज हो जाती सब। चलो लिखो बेटा, दूसरी मेथड है, लिखना है सभी ने, मशीन आवर मेथड। कौन सी मेथड है? मशीन आवर मेथड। सर हमें पूरा लिखना है क्या? हाँ हाँ, आप पूरा लिखोगे। अगली मेथड का नंबर क्या है? मशीन आवर मेथड। सर सेम एग्जांपल लिखना है? हाँ। टोटल आवर्स कितने हैं? 40,000। पहले साल कितने आवर्स काम किया? आवर्स वर्कड, वर्कड। सर आप प्रॉपर लिख लो, आप मिटा सकते हो। टोटल आवर्स 40,000 आवर्स। निकालो, डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालो बेटा। ठीक है क्या? सर इतना आसान? लिख लो। ये कौन सी मेथड थी आपकी? मशीन आवर मेथड। महाराज चाय किसने बनाई आज बता देना बच्चों को। चाय मैंने बनाई ना महाराज? इसको बोल के आने से अच्छा मैं चाय बनाई दूं ना उतनी देर में। लिख लो, करो, क्वेश्चन भी बगैर देखे सॉल्व भी कर लो। क्या बात करो, बस ऐसी है? हाँ ऐसी है मशीन आवर। आखिरी की तीनों मेथड सेम है, मशीन आवर, डिप्लेशन, प्रोडक्शन यूनिट। बस यूनिट, आवर्स और आउटपुट, तीन ही चीजों का फर्क है। लिखो फटाफट से। काय झालं बड़ा हाताला? गाडीवरून? भी कैसा है, फ्रैक्चर पिक्चर है क्या? ध्यान रख भाई। हाँ क्या बोले?
हाँ एक बार दे देना मेरे को, है ना? नहीं अभी मत दे, मैं सबके एक साथ चेक करूंगा, है ना? आज फर्स्ट डे, समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत? यार हो गया महाराज, बाकी बढ़िया सब। देखा, कोई भी बच्चा चाय का कप यहाँ अंदर छोड़ के नहीं जाएगा, वरना कल आप ही को बैठना है, स्मेल आएगी, आपको ही तकलीफ होगी। चाय का कप जाते थे बाहर साथ में लेके जाना और डस्टबिन में डालना। इतने सारे चाय के कप इस डस्टबिन में। हो गया बेटा सभी का? लिखो अगला मेथड, डिप्लेशन। रुको, अरे आप ही तो बोले हो गया, सॉरी। हाँ आंसर सेम आएगा। क्या बोले बेटा? सेम है एकदम, पर लिख लो नोट्स में, फिर भी होना जरूरी है ना आपके पास। डन। चारों साल का डिप्रिसिएशन आपने निकाल लेना है, बगैर देखे करो ना यार, देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब आपको। कहाँ पे बेटा? आवर्स वर्कड, वो मशीन ने कितने घंटे काम किया उस साल में? डन। मैंने गाइडेंस दिया बस उसको। ऑल सेट। चेंज करूं? चेंज करूं? लिखा सभी ने? लेक्चर देखे आपने? हाँ, कब देखोगे? तो बच्चे अब्सेंट है, लेक्चर देखे क्या? हाँ पीछे शौर्य, लेक्चर देखे मुन्ना? आज देखे? कल परसों देख लेगा पूरा, आज कल परसों। आज प्लीज अब्सेंट मत रहो, अब्सेंट रहे तो लेक्चर सेम डे देख करके खत्म। आपने देखे सारे लेक्चर? आप रेगुलर थे क्लास में? आप ही आप, रेनबो। हाँ। देखो अगला मेथड है। हाँ लिखो बेटा, ए बेटा लिख, 6 नंबर, बोल रहा हूँ ना मैडम, डिप्लेशन मेथड, माइन परचेज्ड, माइन, माइन यानी क्या होता है? मेरा? नहीं नहीं, कोल माइन, गोल्ड माइन, कोयले की खान, हीरे की खान, सोने की खान, खदान। यस और नो? माइंस, ओर्स, ऑयल वेल, तेल का कुआं। यस और नो? तो ये डिप्लेशन मेथड है, ये कौन सी एसेट के लिए एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल है, ऐसा लिख लो, एप्लीकेबल फॉर वेस्टिंग असेट, WASTING। वेस्टिंग असेट मतलब कौन सी असेट होती है बताओ तो बेटा? ऐसी असेट जो यूज करने के बाद फिजिकली कम हो जाती है,
क्या बात कर रहे हो सर? तो बाकी कोई एसेट फिजिकली कम नहीं होती है क्या? ध्यान से सुनना। जैसे ये जो फैन यहाँ पे लटक रहा है, ये 500 साल तक भी ऐसे लटका रहा तो फिजिकली कम होगा क्या? नो। तीन पत्ते रहेंगे, तीन ही पत्ते रहेंगे इसके। बट ऐसी एसेट जो यूज करने के बाद फिजिकली कम हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। जैसे तेल का कुआं, उसमें से फिजिकली ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो फिजिकली कम हो गया ना। कोयले की खान, उसमें से एक्चुअल में फिजिकली हम लोग उसके अंदर के जो भी मटेरियल है कम कर देते हैं, फिजिकली कम हुआ ना। तो ऐसी एसेट जो यूज करने के बाद फिजिकली कम हो जाती है, सारी एसेट्स को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट। बोल मेहता, क्या बोले बेटा? फील्ड मतलब कौन सी फील्ड, कैसी फील्ड? खेती। खेती के अंदर के जो झाड़ है वो डिप्रिसिएबल एसेट है ही नहीं। खेती की जमीन से जमीन कम होते हैं, झाड़ कम होते हैं ऊपर के। झाड़ डिप्रिसिएबल एसेट है क्या? नो। हाँ बोलो, क्या बोला बेटा? खोड रबर दे उसको एक कनपट में, गणपति काळ काना खाली त्याच्या। खोड रबर डिप्रिसिएबल एसेट है तो भी क्या? हाँ, मैंने भी तेरे को एक कान के नीचे बजाया, तू भी फिजिकली कम होगा कि नहीं यहां से? यस। खोड रबर, आप एकदम ऐसे भावनाओं में घुस जाते हो पूरा, है ना। आपको साथों साथ ये याद रखना है कि वो चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, राइट? डिप्रिसिएबल एसेट होने के लिए वो पहली चार कंडीशन। खोड रबर वो कंडीशन पूरी करेगा क्या? कुछ भी बोलते, कुछ जलने की बुआ आ रही इधर। खिड़की खुली क्या वहां की, देख। हाँ, आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना बेटा। सो ये सारी क्या हो गई? वेस्टिंग एसेट। यस और नो? वायर जल रहा है ना कहीं तो? हाँ भाई, यही है, तेल का है। कैसे निकालो अब इसको? ये है क्या कुछ किसी के पास? गर्म हो गया वो पूरा। क्या बोले मुन्ना? डन। आ जाओ बच्चों, ध्यान देना आप सब लोग। सो ये डिप्लेशन मेथड कौन सी एसेट्स के लिए अप्लीकेबल रहेगा? वेस्टिंग एसेट, है ना। ये जो खदान होती है उसमें से और निकालते हैं ना, ऑयल वेल हो गया। तेल ही निकालना पड़ेगा क्या? नहीं। क्या यार? ओके। क्या है बेचारा? आ जाओ, ध्यान देना। तो ये वेस्टिंग एसेट के लिए कौन सी मेथड है हमारे पास? डिप्लेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, माइन परचेज फॉर ₹5 लाख, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, और उस माइन से टोटल कितना आउटपुट निकलने वाला है? 40,000 टन्स, टन, किलोग्राम, है ना। माइन से कितना कोयला निकलेगा? 40,000 टन, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, ये 40,000 टन, टन, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट। एल खत्म। बोलो फॉर्मूला क्या रहेगा? आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। हाँ बोल बेटा। किसकी? माइन की यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड नहीं है, वो माइन जिस जमीन के अंदर में है या फिर जिस जमीन के साथ जुड़ी हुई उस जमीन की यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है।
कैसे क्या वैसे ही रहेगा? फिर तो वैसे फैन भी अगर 1000 साल तक लटका रहा तो वैसे ही रहेगा। बोलो बोलो। अरे तो मुझे एक बात बताओ, ये फैन भी अगर ऐसे ही लटका रहा, मैंने यूज नहीं किया, तो ये भी काफी साल तक वैसे ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है? माइंड से इनफाइनाइट पीरियड तक मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या चीजें? यस और नो? नो, तो फिर कहां से हुआ इनफाइनाइट लाइफ? समझ में आ रहा है क्या? माइंड को यूज करने का मतलब क्या होता है हिंदी भाषा में? माइंड यूज करने का मतलब होता है हिंदी में उसके अंदर जो भी कुछ है उसे निकालना। मतलब माइंड को यूज करना। क्या वो इनफाइनाइट पीरियड तक मैं यूज कर सकता हूँ? नो। जैसे ही माइंड के अंदर में जो भी होगा, प्रोडक्ट होगा या जो भी होगा, तेल का कुआं होगा, इनफाइनाइट पीरियड तक आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एक उसकी सीमा है, लिमिट है। हाँ बोल क्या? वो माइंड यूज करने के बाद में, उसके बाद आखिरी में वो जगह के कुछ तो पैसे मिलेंगे। माइन यूज कर ली, उसमें का कोयला निकाल लिया, मतलब क्या गायब हो जाएगा क्या वहां से सब कुछ? बंजर जो कुछ बचा रहेगा उसका कुछ तो पैसा मिलेगा। वैसे देखा जाए तो फिर कार भी हम लोग यूज करते हैं 10 साल 15 साल, उसके बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलती है उसकी। यस और नो? तेल के कुएं से सारा तेल निकाल भी लिया तो भी वो तेल का कुआं सेल होता है। क्या पता उसके अंदर में कल चल के फिर से कुछ आ गया। उम्मीद है सब कुछ, इसलिए क्या वर्ड लिखा है वहां पे? एस्टिमेटेड। यस और नो? और कोई बच्चा बेटा? Done? आ जाओ, सब कुछ सेम, चलो निकाल लो, हो गया। Cost minus estimated scrap value upon total output multiplied by output during the year. कुछ था रे इसमें? सिंपल है कि नहीं एकदम? सेम है तीनों मेथड। मशीन आवर, प्रोडक्शन यूनिट और डिप्लेशन। इसलिए मैंने तीनों में एक ही एग्जाम्पल पर्पसफुली कंटिन्यू रखा और कुछ नहीं, ताकि आपको एक दूसरे वो मेथड के साथ कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। आज एक और नई चीज बता दो आपको अब। तो डिप्रिसिएशन टॉपिक पे आपने 6 मेथड देखी। डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की 2 मेथड देखी, चार्ज टू एसेट एंड मेक अ प्रोविजन। डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने की 6 मेथड। डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने की 2 मेथड। और डिप्रिसिएशन के हमने अकाउंट्स भी बना करके देखे, साथों साथ जर्नल एंट्रीज देखी। राइट? क्या आप घर पे रिवाइज कर रहे हो क्या? ईमानदारी से कसमें तो देने की जरूरत नहीं ना आपको आपके माँ बाप की। डन? प्लीज अच्छे सॉल्व करना सारी चीजें। इस बिल्डिंग में जब भी आप अकाउंट सब्जेक्ट का ज्ञान आपके दिमाग में लेकर के निकलो, तो आपका लेवल सबसे ऊपर होना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी, किसी ने भी चलते फिरते आपको बोला ये हमारे क्लास में ऐसा हो रहा है, ये कोई किताब का ऐसा है, तो क्वेश्चन देखते ही आपने सॉल्व करते आना चाहिए। ये स्थिति आपकी आनी चाहिए। ये स्थिति कब आएगी? एक बार जब आपके हाथ में मेरी नोट्स आ जाएगी, नोट्स के अंदर भी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बीआरएस के जो हम लोग सॉल्व करेंगे। डिप्रिसिएशन के और क्वेश्चन रहेंगे जो सॉल्व करेंगे। बरोबर है? जितने भी टॉपिक हम लोग देखेंगे सबके भरपूर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो भरपूर मतलब इतने कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। आपके जो सीनियर है, आपकी जो इंटर की बैच है, ये सारे सॉल्व क्वेश्चन, ये सारे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉड्यूल के। सबसे ज्यादा तकलीफ आती है बच्चों को सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन में, वो सारे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन में सॉल्व करके लिए। उसके अलावा अब उनका एक फुल फ्लेज रिवीजन रहेगा। क्योंकि क्या है, फिर वो बच्चे आज भी मिलते तो बोलते हैं नहीं सर, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं अभी, जिधर से भी कोई क्वेश्चन देखते हैं, कोई दोस्त बोलता है कि ये क्वेश्चन है, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। यस और नो? तो बस मैं चाहता हूँ कि आपकी वैसी हालत हो जानी चाहिए कि यार बस क्वेश्चन देखा कि आंसर दिमाग में आ गया। बट वो कब आएगा मालूम है? कि जब आप मेरे साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। साथों साथ सॉल्व करना है ना? 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है, सेम डे रिवाइज करना है। प्लीज पेंडिंग मत रखना। जो बच्चे ने रिवीजन नहीं किया, घर जाके सेम डे पढ़ाई नहीं किया, समझ जाओ वो असफलता की ओर पहला कदम उठा चुका है अपना, फेल्यूर की तरफ। तो उस प्लीज सेम डे खत्म करना, पेंडिंग रखना मत। आ जाओ, ये लिख लिया सभी ने? किसी का बाकी है लिखने का? मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ इसको? पक्का? लिखो। लिखो, हेडिंग दो बेटा। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट
और लॉस ऑन सेल ऑफ depreciable asset. How to calculate the profit or loss on sale of depreciable asset? प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा ना. असेट खरीद ली, यूज कर ली, बेच दी. बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस होगा कि नहीं उस पे. तो सर जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस होगा, हो सकता है कभी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हुआ. बट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डिप्रिसिएबल असेट. अब कैसे निकालना है, सब लोग पेन वेन नीचे रख दो. नया कॉन्सेप्ट है आपके जीवन में, अच्छे से ध्यान से सुनो. और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ हर एक बच्चे को समझ में आएगा. बस ध्यान देना, जहां नहीं समझ वहां पूछ लेना. देखो पेन नीचे रख देना, अब लिखो मत कुछ भी. 5 मिनट के लिए बस मैं लिखूंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको लिखने के लिए समय देता हूँ. देख मुन्ना, एक असेट मैंने परचेस किया, एक केस ले रहा हूँ आपके लिए. एक असेट मैंने परचेस किया, मान लो आपको समझाने के लिए मशीन है, वो वाली मशीन नहीं. मशीन परचेस्ड ₹10,00,000. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%. मेथड WDV. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1,00,000. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल. उसके बाद आगे दिया है क्वेश्चन में, अबव मशीन हाँ अबव मशीन सोल्ड फॉर रुपीज. आपको समझाने के लिए एक मिनट. 8,00,000 at the end of second year. Calculate profit or loss on above sale. अभी ध्यान से सुनो सब लोग, मैं ब्लैक कलर के पेन से आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है. सब लोग साथ में पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो. किस्सा क्या था, एक 10,00,000 रुपए की असेट परचेस किया, ठीक है. 10,00,000 की असेट परचेस किया, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% था, मेथड WDV था. असेट को 2 साल तक घिसा, यूज किया इन्होंने, और 2 साल बाद एंड ऑफ 2 ईयर है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर है, स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर है. इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड पे ध्यान देना है. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इन्होंने उस असेट को बेच दिया फॉर ₹8,00,000. बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. कितने का, 10,000. और कोई मेरा प्यारा बच्चा, एनीबॉडी, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कितने का, 10,000. हर एक बच्चे का 10,000 ही आंसर आ रहा है, पक्का. देखो जरा कैसे निकालना है, मैं ध्यान से बता दूं. सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधा बच्चा भी बोले. सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी. अगर कुछ है तो, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में बेचने के लिए खर्चा आएगा. सर सेलिंग एक्सपेंस का एग्जांपल, अरे असेट बेचने के लिए ब्रोकर को कमीशन दिया होगा, सेलिंग एक्सपेंस. असेट बेचने के लिए सरकार को टैक्स दिया होगा, सेलिंग एक्सपेंस. और कुछ होगा, सेलिंग एक्सपेंस. यस और नो. असेट बेचने के लिए मुझे दर दर घूमना पड़ा, उसके लिए कुछ खर्चा आया, पेट्रोल पानी का खर्चा आ गया, सेलिंग एक्सपेंस. एडवर्टीजमेंट करना पड़ा होगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में अगर कुछ है तो. अभी ध्यान से सुनना. सेलिंग प्राइस कितना है बेटा असेट का, बताओ. 8,00,000 रुपए. प्रॉफिट आए तो प्लस रहेगा, लॉस आए तो माइनस. माइनस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल. ये आप कैसे निकालोगे, सेलिंग एक्सपेंस तो यहाँ पे 0 है, इसके लिए मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1. बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल मुझे पता नहीं है, कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना. वर्किंग नोट नंबर 1, बुक वैल्यू कोई क्या बोलते हैं प्यार से, WDV.
कैसे निकालते बताओ? बीवी का फॉर्मूला मैंने डिप्रिसिएशन टॉपिक के पहले दिन बताया था, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट। कॉस्ट कितनी थी असेट की? 10 लाख माइनस डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 10%। डब्ल्यूडीवी मेथड है क्या? बोलो बचा कितना? क्या है? डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर माइनस डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। डब्ल्यूडीवी मेथड है ना? 90,000। बोलो बचा कितना? 8,10,000। ये क्या है? डब्ल्यूडीवी एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, या इसी को प्यार से बोल सकता हूं डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसी को प्यार से क्या बोलते हो आप लोग? बीवी। और डब्ल्यूडीवी कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन टिल डेट माइनस किया। अब बताओ, दूसरे साल के एंडिंग में एसेट बेचा तो दूसरे साल के एंडिंग तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया? 2 साल का। चेक कर लो, 1 2 कितना आया? ये आया बीवी ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन असेट बेचा उस दिन असेट की बुक वैल्यू कितनी थी? 8,10,000। आंसर क्या आया? -10,000। माइनस आया मतलब क्या है? बिल खत्म। लिख लो, सिंपल है ना? अरे 10 लाख की असेट थी, यूज कर करके आपने उसको कितने का बना दिया? 8,10,000 का। और वो 8,10,000 की चीज आपने बेची 8 लाख में। थोड़ा बच्चा भी बोलेगा 8,10,000 की चीज 8 लाख में बेची, कितने का नुकसान हो गया? 10,000 का। यस और नो? लिखो। फटाफट से लिखना है सभी ने। डब्ल्यूडीवी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में डब्ल्यूडीवी लिखा हुआ है। डन? लिख लिया सभी ने? हाथ चलाओ थोड़ा तेज। डन? फॉर्मूला कितना आसान है, सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू और डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू आंसर प्लस आए प्रॉफिट माइनस आए तो लॉस।
ओके। सारे बच्चे घर पे पढ़ाई करो, वरना क्लास के मस्ती के माहौल में आपको पता ही नहीं चलेगा कब 3-4 महीने निकल जाएंगे। मैं बार बार याद दिलवा रहा हूँ आपको, समझना, जरा समझो। बच्चे क्लास के एनवायरनमेंट में इतने घुल मिल जाते हैं, भूल जाते हैं कि घर पे पढ़ाई भी करना है ना। घर पे पढ़ाई करना अच्छे से, सेम डे खत्म करना चाहिए चीजें। अब देखो धीरे धीरे आपको मैं एक चीज बताता हूँ। अब जैसे एक एक टॉपिक खत्म होगा, अभी मेरा प्रेशर कितना है, इतना। आपका प्रेशर बहुत कम है क्योंकि ज्यादा आपने पढ़ाई नहीं सिलेबस अभी तक, तो आपके ऊपर लोड ही नहीं ज्यादा। लोड मेरे ऊपर ज्यादा है, मेरे को सिलेबस खत्म करना है। कि जैसे जैसे एक एक टॉपिक खत्म होगा और जब लास्ट टॉपिक रहेगा, तब मेरा लोड सबसे कम रहेगा और आपका लोड सबसे ज़्यादा। उस समय अगर कोई बच्चा बोलेगा कि बॉस अब मैं रात रात जग के पढ़ूंगा, तब तुमसे ना हो पाएगा। एक रात में पूरा सिलेबस आप उठा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। अरे मैंने आपको वो एक, ये मैंने बताया था आपको, एक स्टोरी बताई थी कि रे आपको। एक राजा रहता, उसकी लड़की रहती, वो राजा का बहुत बड़ा गार्डन रहता, गार्डन बगीचा, किंग रहता। उसकी लड़की रहती, गार्डन में खेलते रहती रोज वो। तो राजा देखता है अरे वो लड़की अकेली खेल रही है। उसके पास एक गाय वाय भी रहती है, तो वो गाय को बच्चा होता है। तो राजा क्या करता है, उसकी बेटी को बोलता है, जो आगे जाके प्रिंस बनने वाली, प्रिंसेस, ये सर, तो बोलता है ये गाय के बछड़े के साथ खेलो आप रोज। तो वो राजा की जो लड़की है, वो तो किंग की लड़की है, कोई ऐसी थोड़ी ना बाहर रोड पे जाके खेलेगी। तो गार्डन में, प्राइवेट गार्डन में खेल रही है, और वो गाय का बछड़ा रहता है छोटा सा। उस बछड़े को वो अपने कंधे पे उठाती है और इधर उधर घूमते रहती है। छोटा सा बछड़ा होता है गाय को, छोटा बच्चा, ज्यादा वजनदार भी नहीं रहता है। शोल्डर पे उठाती है, दो पैर इधर दो पैर इधर, और घूमते रहती है। जैसे वो रानी मुखर्जी घूमती ना नायक पिक्चर के अंदर में, वो एक बकरी के पिल्लू को ऐसा शोल्डर पे लेके। यस और नो? तो वो खेलते रहती है उसके साथ, उसके अलावा और कोई खेलने के लिए कोई है भी नहीं। तो उसका ये रूटीन हो जाता है रोज के रोज। वो रोज गाय के बछड़े को ऐसा शोल्डर पे रखती है और घूमती है। दिन महीने साल बीत जाते हैं, उसका रूटीन यही चल रहा था। एक दिन राजा देखता है, वो गाय का बछड़ा, मेल बछड़ा रहता है वो, बड़ा होके क्या बनता है वो, सांड। वो इतने बड़े सांड को उठा रही है, अपने शोल्डर पे रख रही है, कम से कम 500-700 किलो का होगा, और वो घूम रही है। तो राजा देखता है एक दिन उसको, बॉस ये कैसे हो गया चमत्कार। तो राजा स्वयंवर रखता है कि जो कोई भी सांड को उठा पाएगा, मैं उसी से मेरे बेटी की शादी कराऊंगा और उसे पूरा राज्य मैं दे दूंगा। बड़े बड़े पहलवान आते हैं, सांड को उठाने की कोशिश करते हैं। सांड को हम लोग गांव वाले लोग क्या बोलते हैं, हेला। हेला बोलते हैं उसको, हेला, है ना, गांव में हेला बोलते हैं ना सांड को, हेला बोलते हैं। हम तो बोलते थे हेला आ गया, हेला, हेला है ना सांड। तो बड़े बड़े पहलवान लोग आते, कोई भी उसको सांड, कोई उसको सांड, कोई उस सांड को नहीं उठा पाता है। तो फिर सब लोग राजा को क्या बोलते हैं, ये कैसी फालतू की शर्त रखी है, इसको कोई उठा पाएगा क्या सांड को? तो राजा उसके बेटी को बुलाता है और बोलता है बेटी जरा दिखाओ इनको। सांड को अद्धर ऐसे उठा लेती है, शोल्डर पे रखती है और एक राउंड मार के लेके आती है। सब लोग देखते रह जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो सांड है ना, वो आपका सिलेबस है बॉस। बड़े बड़े पहलवान लोग आए, एक दिन में उठाने की कोशिश करते हैं, एक दिन में सांड उठता है क्या? नो। वो लड़की ने कैसे उठा लिया? उसकी रोज की प्रैक्टिस थी, रोज। अभी वो छोटा बच्चा है, अभी आपका एक ही टॉपिक हुआ है, आराम से। इंसान अंडर एस्टिमेट करता है, हाँ आज क्या उठाने की जरूरत है, अभी तो छोटा बच्चा है, आराम से उठा लूंगा। और देखते देखते वो बच्चा क्या बन जाता है, सांड। फिर आप एक रात में उस सांड को नहीं उठा पाओगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, कंसिस्टेंसी इज द की। रोज के रोज घर पे प्रैक्टिस करो, रोज रिवाइज करो। तो एग्जाम के 1 घंटे पहले, एग्जाम सेंटर पे वो झाड़ के नीचे भी आप 1 घंटे में पूरा 6 महीने का सिलेबस रब से खत्म कर दोगे। किया है ना आपने इसके पहले भी 12th में, एग्जाम हॉल के बाहर वो पीपल के झाड़ के नीचे खटाखट 1 घंटे में पूरी बुक इधर की उधर पलटा दी होगी आपने। यस और नो? बट वो 1 घंटे में हर कोई कर सकता है क्या? वो 1 घंटे में वो ही कर पाएगा जिसने पहले हर दिन रिवाइज किया है, हर दिन प्रैक्टिस की है। यस और नो? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एक रात में सांड नहीं उठता है, रोज की प्रैक्टिस लगती है। यस और नो?
रोज प्रैक्टिस करना है, रोज खत्म करना है, वरना एग्जाम के समय आप अपने घर वालों को झूठा बहाना दोगे कि ये एग्जाम टफ रहता है, इस बार मेरे से क्लियर नहीं होगा, यस और नो, तो ऐसे फालतू के बहाने मत देना। पहले ही बता रहा हूँ, कोई सिलेबस बहुत ज्यादा टफ नहीं, सिलेबस बहुत सारा है, बहुत टफ नहीं है, बहुत सारा है, और आराम से हर एक चीज यहाँ पे हो ही रही है। हर चीज यहाँ से करवा के से लूंगा तो कोई उसमें रॉकेट साइंस है क्या? यस और नो। तो जो भी टॉपिक हो गए उसको घर पे रिवाइज करो। अगर आपने एक दो टॉपिक भी ऑप्शन में छोड़ दिए तो समझ जाओ आपका पेपर 80 नंबर का ही रहेगा। हर टॉपिक ऑन एन एवरेज 8 से 10 नंबर का पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 10 टॉपिक है आप लोगों को। यस और नो? बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? पक्का? अभी घर पे आज से रिवाइज करोगे। अब देखना जो बच्चों ने पिछले टॉपिक कुछ रिवाइज नहीं किए होंगे ना, कि एक्चुअल में हालत खराब हो जाएगी। और जो बच्चे नए नए हैं, डोंट वरी, बीआरएस टॉपिक में वापस एक बार ले लूंगा। बट आप घर पे प्लीज लेक्चर तो देख सकते हो एटलीस्ट, रोज के 20-20 मिनट निकाल के। 20 मिनट है ना अपने जीवन में? यस और नो? तो लेक्चर सभी ने देखना है। अच्छा, लेक्चर अपलोड हो गए सारे? पक्के अप टू डेट है? मतलब अभी जो चल रहा है वो नहीं मिलेगा आपको? कल का चेक कर लेना एक बार। क्यों, मैंने अच्छी डांट लगाई उस बच्चे को, मैंने बोला यार तू लेक्चर क्यों नहीं अपलोड कर रहा है, तो एक बार चेक कर लो। बस लेक्चर हर दिन अपलोड हो जाएंगे आपके, जिस दिन अपलोड नहीं हुआ मुझे बोल देना। सेम डे लेक्चर अपलोड होता है, बोल के तो रखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ। क्या देखा बेटा अभी आपने? हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन ऑफ। बच्चों अगर यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस कुछ होता तो हम लोग वो भी क्या करते? माइनस करते। डोंट वरी, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेपरेटली मैं आपसे सॉल्व करवा के लूंगा। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करवा के लूंगा। एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन सब हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, सो चिंता मत करना। ये हम लोगों ने भी अभी क्या देखा है, सारे कॉन्सेप्ट देखे और कॉन्सेप्ट बेस एक एक एग्जाम्पल लिया है, राइट? उसके बाद लिखो, लिखना है सभी ने। रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लिख लो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या हम लोग असेट को रिवैल्यू कर सकते हैं क्या गाइस? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। हर बार बैलेंस शीट डेट पे चेक कर लेना जाके, हे असेट बता क्या तेरी वैल्यू चेंज हुई है क्या? असेट्स की वैल्यू में आपको अगर लगता है सिग्निफिकेंट चेंज है तो हम लोग उस असेट को क्या करते हैं? रिवैल्यू करते हैं। नहीं समझा कुछ बच्चों को? थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हो, ये देखो, आज के मैंने 10 साल पहले एक लैंड परचेस किया था। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, ये 10 साल का समय है। समय में पीछे जाता हूँ, एक लैंड खरीदा था मैंने 10 लाख रुपए का, आज उसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, भाई साहब। लेकिन आज भी वो लैंड मेरे बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा है? 10 लाख रुपए। तो बेटा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, असेट जिस कॉस्ट पे आप खरीदोगे उसी कॉस्ट पे आपने उसकी अकाउंटिंग करना है, ना ज्यादा ना कम। यस और नो? हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तुम बताओ, अब ये जो बैलेंस शीट से पिक्चर दिख रही है 10 लाख रुपए की लैंड है, क्या ये सही पिक्चर है या गलत है? मिसलीडिंग है। वो लैंड की आज की वैल्यू 2 करोड़ रुपए, और आप आज भी आपके बैलेंस शीट में उसको 10 लाख पे दिखाए जा रहे हो। बेवकूफ बना रहे हो आप आपके यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेगा, जो यूजर्स है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, वो तो क्या समझेंगे, इस बिजनेस की जो असेट्स की वैल्यू है कितनी है? 10 लाख। एक्चुअल में कितनी है? 2 करोड़। तो इसको रीवैल्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां पे फेयर वैल्यू बेस अकाउंटिंग होती है, यहाँ पे कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। और ये ही हमारे अकाउंटिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन है, विडंबना है, परिस्थिति। वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ आवर अकाउंटिंग सिस्टम।
और ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। ये वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन है कि हम लोग कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री, हिस्टोरिक कॉस्ट क्या काम का, किसी काम का नहीं है। अकाउंटिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, फेयर वैल्यू बेसिस। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इस बिजनेस के अंदर में अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो नया पार्टनर क्या बोलेगा, ये लैंड 10 लाख की है ना, मुझे 50% शेयर चाहिए, ये लो 5 लाख रुपए। हम क्या बोलेंगे, वाह ये तो 10 साल पहले की वैल्यू है। तुझे अगर आज फॉर्म में आना है तो इस लैंड की आज की वैल्यू 2 करोड़ है, तुझे 50% पार्टनरशिप चाहिए, ला 1 करोड़ रुपए दे। यस और नो। तो जब कभी भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो हम लोग हमारी असेट्स को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यूएशन के अलग अलग सिनारियो है। दो कंपनी का मिलन हो रहा है, अमलगमेशन, मैं और तुम अगर हम हो जाते, मर्जर हो रहा है दो कंपनी का, या पार्टनरशिप फॉर्म में नया पार्टनर आ रहा है, या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है, डोंट वरी, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ आगे जाकर के हमारे सिलेबस में आएगी, है ना। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, ये ऐसे बहुत सारे सिनारियो है, इवेंट है, घटनाएं जहां पे हमें हमारी एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है, राइट। पुरानी वैल्यू हम लोग नहीं दिखा सकते हमारे बुक्स में, ये वजह समझ में है सभी को, पक्की बात। तो हम लोग इन सारी केसेस में हम लोग हमारी एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। तो रीवैल्यू करते समय अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा। अब तुम एसेट को मैं रीवैल्यू कितने पे कर रहा हूं, 2 करोड़ पे। एसेट बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई, कितने से बढ़ी, 1 करोड़ 90 लाख। एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, तो लैंड अकाउंट विल बी डेबिटेड 1 करोड़ 90 लाख। यस और नो। टू क्या लिखू अब, फायदा तो हुआ यहाँ पे, रीवैल्यूएशन। और कोई, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पीएनएल नहीं लिखना है, ये फायदा एक्चुअल में रियलाइज हो गया क्या, नो, रीवैल्यूएशन रिजर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व। कुछ बच्चे बोलेंगे ना सर ये तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो टू प्रॉफिट लिखो ना, टू पीएनएल अकाउंट। नो, ये फायदा रियलाइज हुआ है क्या, ये फायदा कमा लिया आपने, ये तो आपका सपना है। अगर ये लैंड आज मैं बेच दूं तो मुझे फायदा होगा, सब अगर मगर वाली बातें है। अभी तक फायदा रियलाइज हुआ, आपके हाथ में आया। आपके दोस्त लोग कभी कभी आपको बोलते होंगे ना, क्यों रे तेरे घर पे जमीन है, खेती है, हाँ है, किसने ली थी, दादाजी ने, कितने में, 500 रुपए में, आज वैल्यू कितनी उसकी, 5 लाख। वाह यार बहुत फायदा हो गया, चल पार्टी दे। आप क्या बोलोगे, भाई रुक, वो 500 की जमीन आज 5 लाख की हो चाहे 5 करोड़ की हो, है किधर 5 करोड़ रुपए, है क्या, आया आपके पास अभी तक, आपने कमाया, रियलाइज हुआ। मतलब ये ऐसा फायदा है जो सपने में है, अनरियलाइज्ड है, रियलाइज नहीं है, मतलब कैसा है, अनरियलाइज्ड है। लेकिन असेट को रिवैल्यू तो करना है बट फायदा दिखाना नहीं है। तो एक काम करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दो। अगर आप यहाँ पे 2 पीएनएल लिख दोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आ जाएगा, अच्छा 1 करोड़ 90 लाख का फायदा, चल टैक्स भर। फायदा हुआ तो टैक्स भरना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीएनएल तो नहीं दिखाएंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व। बैलेंस शीट की असेट साइड बढ़ गई 1 करोड़ 90 लाख से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी में, अगेन बैलेंस शीट टैली, सिंपल। यस और नो। ये था रिवैल्यूएशन की एक छोटी सी झलक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कम हुआ तो क्या, बढ़ा तो क्या, तब पिछली बार हमने बढ़ाया था इस बार थोड़ा सा कम हुआ, सर पिछली बार कम हुआ था इस बार और कम हो गया, पिछली बार कम हुआ था इस बार बढ़ गया। ये सारी केसेस जानेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। बस आप लोगों के पास आज इतना हेडिंग लिखा हुआ होना चाहिए, बाकी नीचे का कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस, love you all, take care, bye.